हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। आपका स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं राम सुंदर सिंह आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि विद्यार्थियों, आज आप देख रहे हैं कि 12th क्लास के फिजिक्स का ये बेसिक लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग वो टॉपिक का डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं कि ये जो पोर्शन है आपके फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, और इसी के वजह से जो 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं उसके डेरिवेशन में या फिर उसके प्रूफिंग में, उसको प्रमाणित करने में, उसको प्रूफ करने में लोगों को बहुत ही परेशानी होती है। तो ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन की सिलेबस में भी बहुत इम्पोर्टेंस इसका रोल होता है ना प्यारे बच्चों। तो आप सभी का गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत 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 प्यार भरा नमस्कार आप सभी को, और आशीर्वाद भी, है ना। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वेक्टर सदिश। आज सदिश के बारे में डिस्कस करेंगे कि सदिश का इम्पोर्टेंस हमारे फिजिक्स में किस प्रकार से है, और क्लास 12th में इसका यूज कैसे होगा, और इसको हम किस तरह से सीखें ताकि बहुत अच्छे से समझ पाएं और इसका यूटिलाइज कर पाएं, इसका यूज कर पाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आओ सेशन को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं वेक्टर। जी हाँ, तो आज का क्लास का सबसे बेहतरीन सेशन होने वाला है, और वे है प्यारे बच्चों वेक्टर। जी हाँ, और हिंदी में जिसे बोलते हैं सदिश, है ना। सदिश, साहित्य दिशा के साथ सदिश, एकदम आप सही सुन रहे हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग सदिश के बारे में डिस्कशन करेंगे, एकदम सदिश के बारे में आज की चर्चाएं होगी कि सदिश राशि क्या होता है। और जैसे कि ये मैथमेटिक्स में भी आपको ये पोर्शन आएगा, ये गणित की भी एक हिस्सा है, वहां भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। सबसे पहली बात ये कि सदिश जो यानी कि वेक्टर जो टॉपिक है, ये क्लास 12th में सबसे ज्यादा यूज होगा आपका जब आप पार्ट 1 पढ़ेंगे, वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे फिजिक्स का, उसमें इसका सबसे ज्यादा यूज होगा, है ना, इस वेक्टर का। तो इसलिए ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहली बात यह है कि सर वेक्टर क्या होता है। जी हाँ, वेक्टर क्या होता है, इसको समझने के से पहले आपको मैंने बताया था कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं प्यारे बच्चों, बात कर रहा हूं मैं फिजिकल क्वांटिटी का, बात कर रहा हूं मैं फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक राशि का। प्यारे बच्चों, भौतिक राशि के बारे में मैं पहले इस पर चर्चा करूंगा, उसके बाद हम सदिश के बारे में चर्चा करेंगे। तो भौतिक राशि को मैंने बताया था, इसके पहले जो लेक्चर हम लोग किए हैं उसमें भौतिक राशि के बारे में चर्चा हुआ है। ये एक ऐसा राशि है जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, यहाँ चर्चा हुई है। पर कुछ ऐसे भी राशियां हैं बाबू जिसके पास परिमाण और दिशा होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है प्यारे बच्चों। तो उसी के आधार पर मतलब इस भौतिक राशि को बांटा गया है अलग अलग भागों में। किसके आधार पर प्यारे बच्चों? तो परिमाण और दिशा के आधार पर, परिमाण और दिशा के आधार पर, परिमाण और दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशि को वर्गीकृत किया गया है दो भाग में। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं, दो भाग में। पहला नाम हम देंगे सदिश राशि के बारे में, जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, सदिश राशि।
और दूसरा जो है वो आपका हो जाएगा अदिश राशि। जी हाँ, दूसरा है आपका अदिश राशि, जिसको बोलेंगे प्यारे बच्चों स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर क्वांटिटी प्यारे बच्चों। तो भौतिक राशि को परिमाण और दिशा के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि, जो हमारे यही सिलेबस में है। एक और राशि होता है जिसको हम लोग प्रदिश राशि बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ उसके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। मेन मोटो रहेगा, मेन फोकस रहेगा सदिश और अदिश पर प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला जो यहाँ बात होने वाला है बच्चा कि सर यहाँ बताओ अदिश राशि क्या होता है, फिर हम सदिश के बारे में चर्चा करेंगे। पहले अदिश के बारे में चर्चा हो जाए, फिर हम सदिश के बारे में चर्चा करेंगे। अदिश राशि, अदिश राशि नाम से ही स्पष्ट है इसका काम, जिसको बोलते हैं बच्चों स्केलर क्वांटिटी। क्या नाम है इसका? स्केलर क्वांटिटी। एकदम इसको ध्यान में रखना है और कलम कॉपी के साथ इसको लिखना है और बहुत अच्छे से चीजों को सीखना भी है और समझना भी है ना। तो आज का टॉपिक है अदिश राशि, ठीक है। चलो बच्चों, तो अदिश किसको कहते हैं? देखो, अदिश, दिश मतलब दिशा हो गया, अ मतलब नहीं, अदिश ये ऐसा राशि जिसके पास दिशा नहीं है। एक ऐसा राशि जिसके पास दिशा नहीं होता है उसको अदिश कहा जाता है। ऐसा ही इनका अपना नाम से स्पष्ट हो रहा है। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, अदिश होता है, तो सर उसके पास क्या होगा? परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा। सर ये परिमाण और दिशा होता क्या है? परिमाण किसको कहते हैं? परिमाण का मतलब होता है बाबू आंकिक मान, उसका वैल्यू। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी हाइट कितनी है, तो बोलोगे सर मेरी हाइट तो 5 फीट है, 6 फीट है। तो 5 फीट और 6 फीट जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? अपनी ऊंचाई का परिमाण बता रहे हैं। बिल्कुल सर, सही बात है, बहुत बढ़िया। आपके एग्जाम में कितने नंबर आए? सर हमारे एग्जाम में तो 450 नंबर आए। तो 450 क्या बता रहे हैं? उसकी वैल्यू बता रहे हैं, परिमाण बता रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। बाबू आज मार्केट में गए तो आप सब्जियां कितने लेकर आए? सर हम 10 केजी आज सब्जी लेकर आए। तो 10 केजी आप क्या बता रहे हैं? उसकी परिमाण बता रहे हैं, उसकी वैल्यू बता रहे हैं, द्रव्यमान की परिमाण बता रहे हैं। तो कहने का मतलब हो गया परिमाण होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। क्या होता है बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, आंकिक मान होता है। और दिशा, दिशा के बारे में तो चर्चा है ही आपको, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, ऊपर नीचे, है ना, अप डाउन, अप डाउन, राइट लेफ्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये सब डायरेक्शन को शो करता है। तो कुछ ऐसी राशियां हैं जिसको स्पष्ट रूप से क्लियर रूप से समझने के लिए परिमाण और डायरेक्शन, दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम यहाँ डिस्कस करेंगे पर बच्चों। वीडियो रुक गया है, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। क्या
लाइट इतना पता लोग का वीडियो को देखा वीडियो पर राइट पता ड्राइव कर पता वीडियो पर देख लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाने के कारण आपकी क्लासेस बीच में थोड़ा सी रुक गई थी, है ना। तो अब क्लियर है, साउंड क्लियर है, अब ऑडियो वीडियो क्लियर है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऑडियो वीडियो क्लियर है प्यारे बच्चों? यस सर, अब ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। तो कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है बीच बीच में, है ना। चलिए हम लोग आते हैं सीधे टॉपिक पर। तो मैं क्या बता रहा था कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले वेक्टर के बारे में। पर ये जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक सदिश एक अदिश। मतलब परिमाण और दिशा के आधार पर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर जितने भी राशियां होती है उसमें उसको दो कैटेगरी, एक के पास सिर्फ परिमाण होता है, एक के पास परिमाण और दिशा होता है। एक कैटेगरी के पास मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ, एक के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, है ना। और कुछ वेक्टर के लॉ को फॉलो करेंगे। तो उसको दो भाग में हमने बांट दिया। जैसे मैं क्या बता रहा था, हाइट हम लोग को ऊंचाई जो मेजर करते हैं, मापते हैं, वो 10 मीटर 20 मीटर बोलते हैं। तो एक्चुअल में वो क्या है, परिमाण ही तो है। तो आइए सबसे पहले हम अदिश के बारे में बात करें। अदिश राशि क्या होता है बच्चों, यहाँ ध्यान रखना। अदिश में क्या होता है कि इस राशि के पास, देखिए ध्यान, सबसे पहली बात कि अदिश राशि के पास सिर्फ परिमाण होता है। अदिश राशि के पास प्यारे बच्चों सिर्फ क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। याद रखिएगा, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अदिश राशि कहते हैं। मतलब स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा। ओनली क्या होगा प्यारे बच्चों, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, बट डायरेक्शन नहीं होगा, नॉट डायरेक्शन।
डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है बच्चों, डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है। पर मैं आपको बता देता हूं बच्चों, कुछ ऐसी भी राशियां हैं, कुछ ऐसे भी राशियां हैं जिसके पास परिमाण और दिशा होते हुए भी वो अदिश हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी वो अदिश है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि कौन ऐसे राशि है जिसके पास सिर्फ परिमाण होता है। जैसे समय, आप दूरी देखिए, एग्जाम्पल में देखो, आप ध्यान से एग्जाम्पल में आप देखो, दूरी, दूरी जिसको आप बोलते हो वो डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के पास सिर्फ परिमाण होता है, डिस्टेंस के पास बच्चे सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है इसके पास? सिर्फ परिमाण होता है, याद रखिएगा। दूरी के पास सिर्फ क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हम लोग पूछते हैं, बताओ यहाँ से आपके घर की दूरी कितनी है, तो आप बोलते हो 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है ना, दूरी बताते हो। यहाँ से बाजार कितनी दूरी पर है, तो बोलते हो यहाँ से बस 500 मीटर होगा, है कि नहीं। तो वो जो 500 मीटर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? परिमाण बता रहे हो। और कुछ लोग कहते हैं क्या कि यहाँ से अगर उसमें हम दिशा लगा दें, उसमें अगर दिशा की बात कर दें, 500 मीटर दक्षिण की ओर है मेरा घर, 500 मीटर दक्षिण की ओर है मेरा घर, 500 मीटर साउथ की ओर है मेरा घर, 500 मीटर नॉर्थ की ओर है मेरा घर, 500 मीटर उत्तर की ओर दिशा की ओर है। तो परिमाण के साथ साथ हम दिशा भी बता रहे हैं, तो उस चीज को हम यहाँ वेक्टर का नाम देंगे। परिमाण के साथ दिशा आएगा, उसका नाम होगा वेक्टर स्केल, मतलब सदिश राशि हो जाएगा। पर यहाँ देखिए, दूरी हो गया, उसके बाद लंबाई हो गया बच्चों। लंबाई जो होता है वो भी आपका अदिश राशि होता है, यानी कि लेंथ जो होता है वो भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चों। हाँ सर, बहुत बढ़िया, ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके पास भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास भी सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अब बताइए, उसके बाद चाल है, चाल जिसको आप बोलते हो स्पीड, स्पीड, स्पीड के पास भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। ऐसे ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल आपके साथ मिल जाएंगे। इसके पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, है कि नहीं। चाल हो गया, फिर उसी प्रकार कार्य हो गया, कार्य हो गया, उसी प्रकार बच्चों ऊर्जा हो गया, उसी प्रकार बच्चों तापमान हो गया, है ना। तो कार्य में क्या आएगा? वर्क जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। फिर एनर्जी, एनर्जी भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। फिर टेम्परेचर भी आपका बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। फिर आपका बच्चों उष्मा, उष्मा भी आपका बाबू स्केलर क्वांटिटी है, जिसको हीट बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा है, ऐसे ऐसे बहुत सारा है। और बात और भी बहुत सारा आपको मिलने वाला है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपका जो बच्चों एग्जाम्पल में आ जाते हैं। और क्या है सर? शक्ति, शक्ति भी आपका बाबू एक अदिश राशि होता है, शक्ति, जिसको इंग्लिश में वो पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर, शक्ति हो गया। आवेश, आवेश भी आपका बाबू स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसको चार्ज बोलते हैं, ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है। बहुत बढ़िया सर। विभव, विभव भी सारे स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसको पोटेंशियल के नाम से जानते हैं बाबू। विभव भी आपका अदिश राशि होता है। उसी प्रकार पर बच्चों आपको धारिता, धारिता बोलने का मतलब कैपेसिटांस जिसको आप बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटांस भी आपका प्यारे बच्चों अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारा, जैसे दाब है बच्चों, दाब, प्रेशर, प्रेशर भी बच्चों स्केलर क्वांटिटी होता है। बच्चों यहाँ जो विद्युत धारा, विद्युत धारा भी बच्चों का स्केलर क्वांटिटी होता है। विद्युत धारा देखो, विद्युत धारा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एक अदिश राशि होता है ना। तो ऐसे देख रहे हो। उस प्रकार से बच्चों आ जाओ आवृत्ति पर, आ जाओ आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हो आप इंग्लिश में। अरे बच्चों फ्रीक्वेंसी भी आपका एक अदिश राशि होता है। तो अदिश राशि बहुत सारे हैं। अदिश राशि का जोड़, घटाव, गुना, भागा ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे आप बीज गणित में जोड़ घटा गुना भाग सीखे हैं, सेम टू सेम वैसा ही होता है। इसमें कहीं भी कोई ये नहीं है बच्चों
एकदम वैसा ही होगा। 1 मीटर प्लस 2 मीटर बराबर 3 मीटर, 10 मीटर में से 2 मीटर जाएगा 8 मीटर, सेम टू सेम वैसा ही होगा। इसमें जोड़ घटा गुणा भागा में इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगा बच्चों। तो सर ये तो अदिश राशि को हम लोग बीजगणितीय राशि भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, अलजेब्रिक क्वांटिटी भी उसको बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब आओ, अब आता है सर स्केलर क्वांटिटी के पास तो हो गया, वेक्टर पर मेन फोकस करो। अगर आप सदिश राशि, कौन कौन सदिश राशि है, इसको अगर आप पहचान लेते हो तो उसको जो छोड़ दो, बाकी लगभग लगभग जितना बच गया सब अदिश में आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो मैं आपको यहां से सदिश बता रहा हूं, उस सदिश को दिमाग में रख लो और उसको छोड़कर आपके सामने जो भी नाम आएगा, मान लेना लगभग मतलब 99% लगभग जो है आपका वो क्या हो जाएगा, अदिश में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें होता है जो कि आपको प्रदिश राशि में आता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ बाबू, एक बात करते हैं, यहां से हम विचार करते हैं किस पर, सदिश पर। हाँ सर, तो सदिश राशि प्यारे बच्चों, आओ यहां से हम लोग चर्चा करेंगे सदिश राशि के बारे में, सदिश राशि के बारे में। जी हाँ, जिसको बोलते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चों पूछते हैं कि सर वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे किसे, एक ऐसा राशि, एक ऐसा राशि जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, परिमाण भी हो और दूसरा क्या हो उसके पास, दिशा भी हो। एक ऐसा राशि जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो और साथ ही साथ वो सदिश के नियमों का पालन करता हो। किसके नियमों का, वो सदिश के नियमों का, सदिश नियमों का पालन करता हो, सदिश नियमों का क्या करता हो बच्चे, पालन करता हो, पालन करता हो। वो सब का सब आपका क्या कहलाएगा, पालन करता हो, वो सब का सब बच्चे क्या कहलाएगा आपका, तो सदिश राशि कहलाता है। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, याद रखिएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन भी होता है। और क्या करता है बच्चों, तो ये वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर के लॉ को फॉलो करता है। तो वेक्टर के लॉ को फॉलो करता है, फॉलो मतलब उसको पालन करता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर वेक्टर का नियम है क्या।
साउंड, हेलो प्यारे बच्चों, साउंड क्लियर है क्या? साउंड क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? चलिए बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, आज थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टरबेंस हो जा रही है ना, कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं इसको। ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चों कि सदिश राशि एक ऐसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और साथ ही साथ ये वेक्टर के नियमों का, कुछ नियमों का पालन भी करता है। इसके पास परिमाण होता है, दिशा होता है, और साथ ही साथ ये सदिश के नियमों का पालन करता है। सर सदिश का नियम कौन कौन होता है? तो त्रिभुज के संयोजन का नियम, सदिशों के त्रिभुज के संयोजन का नियम, सदिशों के त्रिभुज के संयोजन का नियम। मैं यहां लिख देता हूं, सदिशों के त्रिभुज के संयोजन का नियम, संयोजन ये क्या होता है हम लोग सब सीखेंगे बाबू। संयोजन का नियम यानी कि वेक्टर ट्रायंगल एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, जिसको नाम बोलते हैं अंग्रेजी में बाबू ट्रायंगल एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। ये प्यारे बच्चों पहला लॉ सीख देंगे। दूसरा सीखेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम बच्चों, समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज नियम सीखेंगे। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जी हाँ प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में सीखेंगे। और तीसरा सीखेंगे बच्चों इसमें बहुभुज का नियम, बहुभुज का नियम, बहुभुज का नियम, जो कि दो या दो से अधिक वेक्टर के बारे में यहाँ चर्चाएं होगी। पॉलीगॉन लॉ जिसको बोलते हैं बच्चों, कौन सा लॉ बोलते हैं बच्चों? पॉलीगॉन लॉ। तो ये तीन लॉ जो हैं इस सब के बारे में एक एक करके हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सदिश राशि है कौन कौन। और प्यारे बच्चों सदिश राशि में दो चीज, परिमाण हो गया, एक दिशा हो गया। सदिश राशि को हम लोग सूचित करते हैं एक तीर के चिन्ह से। ये तीर का चिन्ह दिए ना, तीर का चिन्ह से ये एरो क्या दिखाता है? दिशा दिखाता है। तीर क्या दिखाता है बाबू? दिशा दिखाता है। तो तीर के चिन्ह का हम उपयोग करते हैं। तो तीर का चिन्ह आपको क्या दिखाता है बच्चों? एक दिशा दिखाता है। मान लो, देखो ध्यान से, यहाँ समझो ध्यान से, यहां से आपने खींचना शुरू किया, ये बिंदु आपका ए है, अंतिम बिंदु आपका ये बी है। तो ए को हमने बोल दिया प्रारंभिक बिंदु। बच्चों ध्यान से देखना, ए को हमने क्या बोला? प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इनिशियल पॉइंट। यस सर, ये हमारा है इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। और बी हो गया हम लोगों का अंतिम बिंदु, बी है अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। और यहाँ जो आपको ये तीर का चिन्ह दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग हेड के नाम से जानते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तीर के चिन्ह जो है इसको हम लोग हेड बोलते हैं, और जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको टेल बोलते हैं। तो वेक्टर में दो सिरा होता है, प्रारंभिक बिंदु को टेल बोला जाता है, अंतिम बिंदु पर हेड लिखा जाता है। हेड मतलब तीर का चिन्ह। ये तीर का चिन्ह जो है वो क्या कहलाएगा बच्चों? तीर का चिन्ह कहलाएगा हेड। और जहां से स्टार्ट करेंगे, ये देखो ये वाला पोर्शन जो है आपका टेल कहलाता है। ठीक है, और इसके लंबाई को, ए से बी की जो लंबाई है, ए बी की लंबाई, ए बी की जो लंबाई है, ए बी की लंबाई अगर आप मेजर कर लो, ए से बी की जो लंबाई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं ए बी सदिश, ए बी सदिश का परिमाण, ए बी सदिश का परिमाण,
ए बी सदिश का परिमाण, ए बी के ऊपर हम लोग वेक्टर लिख देंगे तो उसको बोलेंगे ए बी सदिश, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का परिमाण मतलब इसकी लंबाई हो जाती है, इसकी लंबाई जितनी होगी इसकी लेंथ जो होगी वही इसकी परिमाण होगी, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, ओके सर। तो इतना तो पता चल गया सर कि वेक्टर को हम लोग एरो के साइन से दिखाते हैं, तीर के चिन्ह से। स्टार्टिंग पॉइंट पर होता है हेड टेल और फाइनल पॉइंट पर होता है हेड। बहुत अच्छे बच्चों, जैसे अब यहाँ थोड़ा सा चर्चा कीजिए एक पॉइंट का और। जैसे पहले बच्चों देखो, मैंने लिखा वेक्टर आर, यस सर, फिर मैंने लिखा वेक्टर भी, देखना ध्यान से, फिर मैंने लिखा वेक्टर ए, ठीक है बच्चों, फिर मैंने लिखा वेक्टर पी, फिर मैंने लिखा वेक्टर एफ। तो अब हमसे पूछोगे कि आर क्या है, तो आर को बोलते हैं बच्चों, जानते हो क्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर, किसी के ऊपर अगर एरो लग जाए वो वेक्टर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों स्थिति सदिश, स्थिति सदिश के नाम से इसको जानते हैं, स्थिति सदिश। अब वेक्टर भी को बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इन्हें बोलते हैं वेग सदिश, वेग सदिश। बहुत अच्छे सर। उसके बाद ए से बोलते हैं बच्चों एक्सीलरेशन वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर मतलब त्वरण सदिश, त्वरण भी एक सदिश राशि है, इसलिए आगे मैं लिख देता हूं त्वरण सदिश। अब आगे पी, पी को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम वेक्टर, लीनियर मोमेंटम वेक्टर बच्चों, लीनियर मोमेंटम वेक्टर। लीनियर मोमेंटम वेक्टर को बोलेंगे रेखीय, रेखीय संवेग सदिश, रेखीय संवेग, इसको सिर्फ हम लोग संवेग भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, रेखीय संवेग सदिश। आप इसको देखो बच्चों, अब देखो आगे एफ को बोलते हैं फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर यानी कि बल सदिश के नाम से जानते हैं, बल सदिश, बल सदिश। उसी प्रकार से आगे बढ़ोगे तो आता है बल सदिश के बाद यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या, ओमेगा का ऊपर वेक्टर बच्चों, फिर हम लिख देते हैं डी थीटा का ऊपर वेक्टर, फिर मैंने लिख दिया अल्फा के ऊपर वेक्टर, फिर मैंने लिख दिया एल के ऊपर वेक्टर, फिर मैंने लिख दिया जे के ऊपर वेक्टर, फिर मैंने लिख दिया इस तरह से टाउ के ऊपर वेक्टर। अब देखो ये जो ओमेगा है इसको बोलते हैं कोणीय, कोणीय वेग सदिश, कोणीय वेग, इसको बोलते हैं बच्चों कोणीय वेग सदिश, कोणीय वेग सदिश, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। जी हाँ, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, इसको बोलते हैं बच्चों कोणीय विस्थापन सदिश, कोणीय विस्थापन सदिश, कोणीय विस्थापन सदिश, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंगुलर, इसको बच्चे लिखेंगे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। और इसे क्या लिखते हैं बच्चों, एंगुलर, बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे अल्फा वेक्टर लिखा हुआ है, अल्फा का नाम क्या है, तो कोणीय त्वरण वेक्टर, कोणीय त्वरण सदिश, कोणीय त्वरण सदिश। इस सब के बारे में चर्चा होगी और सब के बारे में आप जानते भी हो, कोणीय सदिश, ठीक है, कोणीय सदिश इसको बोलते हैं बच्चों एंगुलर। देखो कोणीय सदिश का अंग्रेजी क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन वेक्टर, एंगुलर एक्सीलरेशन वेक्टर बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। अब वेक्टर एल जो है, वेक्टर एल को बोलते हैं कोणीय संवेग, कोणीय संवेग इन्हें कहा जाता है बच्चों, कोणीय संवेग, एल का संकेत कोणीय संवेग सदिश, कोणीय संवेग सदिश।
मतलब इन्हें हम लिखेंगे क्या, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। बहुत अच्छे। फिर आगे बढ़ते हैं, जे को क्या लिखेंगे, जे को लिखेंगे एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स। कोई भी इम्पल्स हो, एंगुलर इम्पल्स हो या लिनियर इम्पल्स हो, वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी कि कोणीय आवेग, जिन्हें लिखते हैं हम लोग बच्चों कोणीय आवेग या रेखीय आवेग। फिर है टाउ, इसको बोलते हैं बल आघूर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं वो टॉर्क, टॉर्क। इसका एक और नाम होता है बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका एक और नाम होता है बच्चों कपल फोर्स। क्या नाम होता है बच्चों, कपल फोर्स। तो याद रखना ये वेक्टर है, और भी है वेक्टर जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। वेक्टर का नाम मैं लिख देता हूँ, आ जाओ। अगला है जिसको हम लिखेंगे आगे, वो देखना ध्यान से, वेक्टर के रूप में वेक्टर ई। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के नाम से इन्हें जानते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र सदिश। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक सदिश राशि होता है। फिर आगे बच्चे बढ़ते हैं हम लोग, फिर क्या लिखेंगे, वेक्टर बी। अब वेक्टर बी को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, देख लो वेक्टर बी क्या है। तो वेक्टर बी होता है आपको, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। बी से होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे, तो इसको छोड़कर बहुत सारे सदिश राशि है, बहुत सारे। तो जितना भी हमने लिखा, जैसे एरिया वेक्टर हो गया, वेक्टर ए से हो गया एरिया वेक्टर, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों। क्षेत्रफल सदिश के नाम से इसको जानते हैं, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, ये क्षेत्रफल सदिश। तो ये सारे के सारे वेक्टर के एग्जाम्पल हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, ये सब का सब जो है वेक्टर का एग्जाम्पल है। तो आगे अब है कि वेक्टर के एग्जाम्पल हो गए। वेक्टर के पास दो चीज होता है, मैंने बताया वेक्टर के पास, वेक्टर को परिवर्तन करना है, वेक्टर में परिवर्तन लाना है, यानी सदिश में परिवर्तन अगर लाना है, सदिश में परिवर्तन लाने के लिए, सदिश में अगर परिवर्तन लाना है तो आपको दो बात पर ध्यान देना पड़ेगा। दो बात पर, किस पर, तो आप विचार करें बच्चों कि सबसे पहली बात कि वेक्टर के पास दो चीज होता है ना। हाँ सर होता तो है, क्या है, एक परिमाण, अगर उसके परिमाण में परिवर्तन हो जाए, परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो वो वेक्टर में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर उसके दिशा में परिवर्तन हो जाए, दिशा में परिवर्तन हो जाए तो उसके वेक्टर में परिवर्तन हो जाएगा। तो वेक्टर में परिवर्तन होने के लिए क्या कंडीशन है, दोनों में से कोई एक बदल जाए, या तो दिशा बदल जाए या तो उसका परिमाण बदल जाए। एज एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप कोई कार, कोई गाड़ी, कोई बस, ट्रक, जिसको कोई कुछ भी आप चला रहे हो, उसकी वेग है 10 मीटर पर सेकेंड पश्चिम की ओर, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड उसका परिमाण है। अब पश्चिम यानी कि वेस्ट बोलने का मतलब उसकी डायरेक्शन है। आपने डायरेक्शन हल्का चेंज कर दिया, स्पीड को फिक्स रखा, 10 ही रखा, और दिशा उसका आपने बदल दिया, तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। मतलब इतना समझिए कि वेलोसिटी चेंज करने के लिए, वेग में परिवर्तन करने के लिए, या किसी भी वेक्टर में परिवर्तन करने के लिए, या तो उसके परिमाण में परिवर्तन होना चाहिए, या फिर उसके डायरेक्शन में परिवर्तन होना चाहिए, या फिर दोनों में परिवर्तन होना चाहिए। दोनों चेंज हो जाएगा फिर भी परिवर्तित हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
बिल्कुल सर। अब देखो, अब बात उठता है कि सदिशों के बीच का कोण, सदिशों के प्रकार कौन कौन सदिश होता है, पर सदिशों के बीच का कोण कैसे लेते हैं उस पर विचार करते हैं। सदिशों के बीच का कोण, सदिशों के बीच बने कोण, बने कोण, ठीक है। तो सदिशों के बीच बने कोण, कौन से कौन कोण बनते हैं बाबू, देखो ये आपका एक वेक्टर है इस तरह से, एक ये वेक्टर है। अब इसको देखो बाबू, दोनों वेक्टर का जो है टेल एक ही पॉइंट पर है। अब इस वेक्टर को देखो, इस दोनों वेक्टर का हेड एक बिंदु पर है। अब जरा इस वेक्टर को देखो बच्चों, इस तीनों को फिगर को ध्यान से आप देखो, यही तीन तरह का सिचुएशन आपको मिलेगा। या तो दो वेक्टर का टेल एक बिंदु पर होगा, या दो वेक्टर का हेड एक बिंदु पर होगा, या एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल होगा। ये आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ दोनों बिंदु का टेल है ना, हाँ सर। ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का कोण कौन लिया जाएगा, तो सबसे छोटा कोण जो होगा उसको हम लोग मानते हैं। तो सर ए और बी का बीच का कोण तो यही छोटा है, यही कोण छोटा बन रहा है, यही कोण छोटा बन रहा है। ये कोण तो सर बहुत बड़ा है, ये कोण भी है, लेकिन ये कोण क्या है, बड़ा कोण बन रहा है। तो जब दो वेक्टर का टेल एक ही बिंदु पर हो और उसके बीच में जो छोटा कोण बने, न्यून कोण बने, उसी कोण को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये कोण लिया जाएगा, ये कोण नहीं लिया जाएगा, है कि नहीं। तो ए और बी का बीच का कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखो बच्चों, यहाँ ये भी मान लो कि वेक्टर बी है और ये आपका वो वेक्टर ए है। इसमें किसके कौन सा कोण लोगे, तो इसके वो कोण ये बन रहा है, देखो एक एंगल ये बन रहा है ना, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल बाहर से बन रहा है पर बच्चों, एक एंगल ये बन रहा है। तो ये एंगल बड़ा एंगल हो गया। तो वेक्टर में हमेशा हम लोग छोटा एंगल लेते हैं। जब दो वेक्टर का टेल या दो वेक्टर का हेड एक बिंदु पर हो तो उसके में से बना छोटा कोण हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे, उसको लेंगे। तो ये एंगल लिया जाएगा थीटा, ये लिया जाएगा, ये कोण बाहर का नहीं लिया जाएगा, ठीक है सर। अब देखो बच्चों, यहाँ ये वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए, बहुत बढ़िया। ये भी वेक्टर बी है। अब यहाँ खास बात क्या है कि वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल है। तो जब भी हेड पर टेल हो तो हम प्रयास करेंगे कि टेल टेल को एक साथ करें या हेड हेड को एक साथ करें, उसको आगे बढ़ाकर, लेकिन उसके दिशा में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए, उसके परिमाण में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चों कि अगर आप इस वेक्टर को आगे ऐसे बढ़ाते हो, इस तरह से आगे शिफ्ट करते हो या पीछे शिफ्ट करते हो, तो इसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना इसके परिमाण में कोई परिवर्तन हो रहा है। देखो तो ऐसे था, हाँ सर, इसको मैंने आगे लाकर ऐसे शिफ्ट कर दिया तो कोई दिक्कत हुआ, तो नहीं। तो सर आपको फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि दोनों का टेल देखो बच्चों एक ही बिंदु पर आ गया। तो इस कोण को हम मान लेंगे ए और बी का बीच का, वेक्टर ए अब यहाँ आ जाएगा, अब ए और बी का बीच के एंगल हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि हेड पर अगर टेल होता है, हेड पर अगर टेल होता है तो उसको आगे बढ़ाकर बाहर का कोण हम लोग मान लेते हैं, ले लेते हैं। एक्चुअल में ये वेक्टर जो है ऐसे था ना बच्चों, तो मैंने इसको आगे बढ़ाकर ये कोण ले लिया। इसको डॉटेड लाइन से हम बढ़ाते हैं, डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए सदिशों का योग, सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर पर विचार करते हैं बच्चों। आ जाओ, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, सदिशों का योग, वेक्टर्स, सदिशों का योग,
सदिशों का योग। बहुत बढ़िया सर। अब सदिशों को जोड़ कैसे करेंगे, योग कैसे करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। आ जाओ, सदिशों का योग। सदिश को दो या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ने के लिए, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ने के लिए या उससे ज्यादा वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग तीन तरह के नियम का उपयोग करेंगे बच्चों। पहला होता है ट्रायंगल एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा होता है पॉलीगॉन लॉ। लेकिन फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो पैरेललोग्राम लॉ का यूज होता है। तो देखोगे सबसे पहली बात यहाँ ये कि तीन गो लॉ जो है, तीन लॉ में कौन कौन लॉ है, तो पहला जो लॉ है वो है त्रिभुज के संयोजन का नियम। त्रिभुज के सदिशों के त्रिभुज के संयोजन का नियम। संयोजन का नियम है ना। और दूसरा नियम है वो समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर समानांतर चतुर्भुज का नियम। चतुर्भुज का नियम। और तीसरा है बच्चों बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम है ना। तो ये जो दोनों नियम है, ट्रायंगल एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, ये जो नियम अब है ट्रायंगल एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, ये जो नियम है बच्चों, एक नियम है बच्चों पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, ये जो लॉ है, इस दोनों का उपयोग हम दो वेक्टर को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए हम काम कर सकते हैं। और दो से अधिक को जोड़ या घटाव करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इससे भी हम दो या दो से अधिक कर सकते हैं, लेकिन मेन रूप से दो वेक्टर को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और कैसे इसको उपयोग में लाते हैं इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। तो एक एक करके तीनों के बारे में सीखना है। तो फर्स्ट लॉ जो कहता है ट्रायंगल एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, सदिशों के त्रिभुज के संयोजन का नियम। सदिशों के त्रिभुज का संयोजन का नियम। संयोजन का नियम, इस पर थोड़ा सा बच्चों हम लोग ध्यान देंगे आराम से, है ना। ये क्या होता है ट्रायंगल एडिशन लॉ। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है कि इसमें दो वेक्टर लेते हैं। देखो एक वेक्टर ये हो गया, इस वेक्टर को आप मान लो क्या, इस वेक्टर को आप ए मान लो, ठीक है सर। एक और वेक्टर ले लेते हैं, ये वेक्टर हो गया एक बी, और इस वेक्टर को हम लोगों ने बी मान लिया। इस वेक्टर को हम लोगों ने बच्चों इस तरह से बी मान लिया बच्चों, वेक्टर बी। ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद रिजल्टेंट कौन होगा, रिजल्टेंट का कहना है कि मेरा हेड हेड पर रहेगा, मेरा टेल टेल पर रहेगा। देखो ये जो परिणामी सदिश है जिसको हम लिखते हैं वेक्टर आर, तो वेक्टर आर का हेड जो है हेड पर है, अब वेक्टर आर का टेल जो है टेल पर है। देखो ध्यान से, तो हम लिखते हैं यहाँ क्या, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बच्चों याद रखना। और वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का एंगल को थीटा मान लिया गया, कोण ए और आर के बीच का कोण यहाँ अल्फा बन रहा है।
बी और आर का बीच का कोण बच्चों यहाँ बीटा बन रहा है। मान लो ए वेक्टर ए की लंबाई जो है ए है, वेक्टर बी की लंबाई जो है बी है, अब वेक्टर आर की लंबाई जो है आर है। लंबाई इन द सेंस कि उसके परिमाण के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके परिमाण के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से हम आर का परिमाण का यानी वेक्टर आर का परिमाण निकालने के लिए हम जिस रिलेशन का यूज करने जा रहे हैं उसको दिमाग में रखिएगा बच्चों। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर दो वेक्टर हो, दोनों वेक्टर का बीच का कोण थीटा हो, वेक्टर ए का परिमाण ए हो, वेक्टर बी का परिमाण बी हो, ए और बी का बीच का कोण थीटा हो, तो उसके परिणामी सदिश का परिमाण निकालने के लिए, तीसरा वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए, आर की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। और थीटा क्या है बच्चों? तो ए और बी का बीच का कोण है। उसी प्रकार ये अल्फा है, यहाँ से जब tan अल्फा का मान आप निकालोगे बच्चों, tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा का फॉर्मूला आता है b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा बच्चों, b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, है ना। ये दो रिलेशन आपको बच्चों यहाँ ध्यान रखना है। एक r का वैल्यू, r का परिमाण यानी कि वेक्टर r का परिमाण निकालने के लिए, एक उसके बीच का कोण tan अल्फा निकालने के लिए। अल्फा क्या है? तो a और r परिणामी सदिश का दिशा है को बताने के लिए अल्फा का हम उपयोग यहाँ कर रहे हैं। जैसे इस पर एग्जाम्पल एक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, मान के चलिए यहाँ कंडीशन समझिए, अगर a का मान 3 हो, b का मान प्यारे बच्चों 4 हो और थीटा का मान 90 डिग्री हो, उस परिस्थिति में बच्चों r का मान क्या होगा बताओ? a का मान 3 हो, b का मान 4 हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो r का वैल्यू क्या होगा? हम जानते हैं कि सर r का जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर। अब बताओ रूट अंडर a की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा हो गया 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू को सोल्व किया जाए तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 3 12 दूना 24 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो 0 में किसी भी संख्या से गुना किया जाएगा बच्चों तो क्या आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों? 5, यानी कि r का मान 5 आ गया। r का मान 5। जब r निकल गया तो अब अल्फा निकाल के बताओ। तो अल्फा निकालने के लिए tan अल्फा का यूज करो। तो tan अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों b साइन थीटा अब बाई a प्लस बी कॉस थीटा, b साइन थीटा बटे 1 प्लस b कॉस थीटा। b का वैल्यू बच्चों 4 है, थीटा का वैल्यू 90 है तो साइन 90, अब बट्टा a का वैल्यू 3 है, अब प्लस b इंटू कॉस 90 डिग्री लिखेंगे बच्चों। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, 4 साइन 90 का मान 1 होता है, 3 इंटू 3 प्लस अब b या कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। tan अल्फा का मान बच्चों 4/3 आया, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा बच्चों? tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 आया। tan इनवर्स 4/3 ये इक्वल होता है 53 डिग्री के। अल्फा का मान जो है tan 53 डिग्री का मान 4/3 होता है बच्चों। tan 53 का मान 4/3 होता है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, उसको बना के बताओ। अगर a का वैल्यू 10 हो, b का वैल्यू भी 10 हो और r का
और थीटा का वैल्यू बच्चों 60 डिग्री हो, तो बताओ बच्चों यहाँ आर का मान क्या होगा? बच्चों बताओ जल्दी से, आर का मान क्या होगा? उसी प्रकार से अगर मान लो बच्चों की ए का मान 10 हो, बी का मान भी 10 हो और थीटा का मान बच्चों 90 डिग्री हो, उस परिस्थिति में बच्चों आर का मान क्या होगा? बच्चों जल्दी से बताओ। इसको थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास करो, कितना आएगा? तो यहाँ फॉर्मूला हम लगाएंगे बच्चों, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। रूट अंडर ए का मान 10 का स्क्वायर, बी का मान भी 10 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 इंटू 10। अब कॉस ऑफ कितना डिग्री बच्चों? 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू लिखो, 10 का स्क्वायर 100, फिर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 10 100 दूना 200 इंटू कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो 100 जोड़ोगे तो 200 आ जाएगा, प्लस ये 200 है, अब गुने में 1/2 करो, तो इसको सोल्व करो बच्चों, कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, 2 से कट जाएगा, 100 बार में अंडर रूट 300, 300 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 100 लिखेंगे, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10√3 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? 10√3 आ गया, 10√3। वेरी गुड संध्या, संध्या दीक्षित के आंसर आया है 10√3। बहुत बढ़िया बाबू, चलो ऐसे ही एकदम लगे रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और देखो अगला का आंसर क्या होने वाला है बच्चों। देखना इसका आंसर बताओ, आर बराबर क्या होगा? रूट अंडर इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया सर, अंडर रूट ए की वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस फिर 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, यहाँ 10 के स्क्वायर 100 प्लस 10 के स्क्वायर 100, 10 दहिया 100 दूना 200 और कॉस 90 का वैल्यू बच्चों 0 होता है। इसको सोल्व किया जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 100 प्लस 100 बच्चों 200 हो जाएगा, और 200 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10√2 हो जाएगा। आया क्या बाबू? 10√2 आया। संध्या का भी आ गया, संध्या दीक्षित का आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। रीमा का आ गया, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप यहाँ एकदम कैलकुलेट कर पा रहे हो। अगर मान लो, अगर मान लो बच्चों कि ऐसा मैं बोल दूं आपको, देखो अगर मैं बोलूं कंडीशन कि आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है ना? हाँ सर, तो यहाँ ये फॉर्मूला तो है आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर मैं कहूँ कि ए और बी को वही रहने दो, थीटा का मान तुम रख लो यहाँ 0 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री का मतलब हुआ कि जिस दिशा में वेक्टर ए है उसी दिशा में वेक्टर बी भी है, यानी कि ए और बी का बीच का कोण जो है 0 डिग्री है, समानांतर है, मतलब कि पैरेलल में है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, अर्थात वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के समानांतर है, वेक्टर बी के दिशा में है। उस परिस्थिति में बच्चों बताओ आर की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? आर कितनी होनी चाहिए? तो रूट अंडर निकाल देते हैं, कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस ऑफ 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना? तो लिखो अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, बाहर निकालेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी क्या होगा? ये अधिकतम परिणामी सदिश का परिमाण, आर मैक्स का वैल्यू है जो ए प्लस बी के बराबर होगा, है ना? आर मैक्स की वैल्यू बच्चों जो ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अगर यही परिस्थिति यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें, थीटा का वैल्यू अगर मान लो बच्चों 90 डिग्री हो जाए, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी का बीच का कोण 90 डिग्री है, मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत है मतलब उसके बीच का कोण 90 डिग्री है। तो उस परिस्थिति में उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कितना होना चाहिए? तो r का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90 डिग्री। और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 90 का वैल्यू 0। जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे, जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है? वहाँ 0। क्या आने वाला है बाबू? 0। आ जाओ, अंडर रूट आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो r का वैल्यू आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कब हम उपयोग में लाएंगे? जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होगा, तब हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मान लिया जाए बच्चों, अगर मान लिया जाए कि मैं आपसे कहूं कि थीटा का मान बच्चों आप 180 डिग्री लो, तो 180 डिग्री का मतलब हो गया कि वेक्टर ए अगर इधर है तो इसके अपोजिट में वेक्टर बी होगा, और ए और बी का बीच का एंगल बनेगा बच्चों 180 डिग्री। 180 डिग्री बनेगा बच्चों। तो 180 डिग्री बन रहा है, तो उस केस में आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो आर का फॉर्मूला हम लिखेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री। अब बताइए बच्चों कि कॉस 180 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। तो -1 हो गया, तो सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसको लिखेंगे बाबू रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी है ना आएगा। तो आर का वैल्यू ये मिनिमम निकल गया, न्यूनतम निकल गया। तो मिनिमम आ गया कितना? ए माइनस बी। तो 180 डिग्री पर हो गया, 90 डिग्री पर हो गया। तो इस तरह से पर बच्चों एडिशन और वेक्टर का जो एक कंसेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन आपको एराइज होगा, ये रिलेशन आप ध्यान में रखिएगा, है ना। इसका यूज आपको आएगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, फिर हम अगले क्लास में अगला टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। इसको रिवाइज करते रहिएगा, मन लगा के पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट।